नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। मनी 9 की खास पेशकश इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। हमारी पिछली चर्चा अच्छी रेवड़ियां बुरी रेवड़ियां इस पर आधारित थी, जिसे आप लोगों ने खूब सराहा, खूब सारे सवाल पूछे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अर्थात की अगली किश्त लेकर मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात पर चर्चा शुरू हो, इकोनॉमिकम का सफर आगे बढ़े, उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसे तत्काल डाउनलोड कर लीजिए। हर दिन ऐसे शो मोबाइल एप्लीकेशन में स्थान ले रहे हैं जो आपकी वित्तीय समझ को समृद्ध करेंगे। तो बिना देर किए तत्काल डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। अब आपको बताते हैं इकोनॉमिकम का सफर आज आगे कैसे बढ़ेगा। तो शुरुआत होगी अर्थात से, इसके बाद आपके सवालों के जवाब, फिर बात करेंगे इनकम की, किस्सों के सिक्के की कहानी अंशुमान जी से जानेंगे, और चलते चलते आज किताब नहीं, आज एक वेब सीरीज पूछेंगे कि कौन सी वेब सीरीज देखी जाए, देखने लायक है और उसमें क्या कुछ हमें पता चलेगा। तो बिना वक्त गवाए खराब किए शुरू करते हैं आज का अर्थात। आज अर्थात का विषय है कोयला। जी हाँ, कोयला। दुनिया भर के विकसित देशों से कोयले की विदाई की डोलियां लगभग उठ गई थीं, लेकिन वो जिस रास्ते जा रही थीं अब वही रास्ते दोबारा से सजने लगे हैं इनकी वापसी के लिए। क्या कुछ हुआ बीते 2 सालों में, क्या कुछ बदल गया कि जिस कोयले की विदाई की बातें हो रही थी वह वापसी कर रहा है। आज के अर्थात में अंशुमान जी ने यही सब बताया है और यही सब आज हम समझेंगे। लेकिन वो अपनी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? वो शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं जहाँ कोयले से इंसान का पहला परिचय हुआ। सर, कहाँ पहला परिचय हुआ था ये? इकोनॉमिका में आप सबका स्वागत है। और पिछले संस्करण पर हमने सब्सिडीज़ और फ्रीबीज पर बात की थी और उस पर आप सबकी प्रतिक्रियाएं बहुत उत्साहवर्धक है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न और टिप्पणियां हैं जिन्हें हम समय के अभाव के कारण इसमें शामिल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी उत्सुकता और दिलचस्पी और भागीदारी के प्रति आप सबका आभार और धन्यवाद। मनी 9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलती वो वहाँ मिलेंगी। कुछ 1-2 शोज़ के बारे में हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। कोयले पर हम आज इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि जब हम लिथियम बैटरीज़ पर बात कर रहे थे तब हमने ये कहा था कि बैटरीज़ पर चर्चा एनर्जी को स्टोर करने वाले माध्यम के तौर पर है। बैटरी अपने आप में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, एनर्जी स्टोर करने का माध्यम है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सारी क्रांति इस बात पर निर्भर है कि दुनिया के पास एनर्जी को स्टोर करने की तकनीकें कितनी इफ़िशिएंट हैं, कितनी आधुनिक है, कितनी सक्षम है। और ये लड़ाई बहुत लंबी पुरानी नहीं है। पिछले 20-25 सालों में दुनिया में बैटरीज़ का विकास हुआ है, जो हमने आपको बताया था। कुछ दर्शकों ने उस समय सवाल भी पूछा था उस एपिसोड पर, तो हमने कहा था कि लेकिन ये आएगी कहाँ से ऊर्जा जो आप बैटरी में रखेंगे और जिस पर कारें और बाइक और दुनिया भर के संचार साधन और बाकी चलाएंगे, वो ऊर्जा आएगी कहाँ से? तो जद्दोजहद दूसरी और सबसे बड़ी और शायद दुनिया के ऊर्जा इतिहास की सबसे डिफ़िकल्ट जद्दोजहद अब शुरू हो रही है। बैटरियां तो हो जाएंगी, पर बैटरी को चार्ज करने वाली बिजली कहाँ से आएगी? और यहाँ वो दुविधा शुरू होती। शुभम ने कहा कि हम कोयले से परिचय की बात करें तो बहुत दिलचस्प किस्सा है, जहाँ से हम कोयले की पूरी बहस को पकड़ने की कोशिश करते हैं और आपके हाथ में उसका सिरा थमाते हैं, क्योंकि वो सिरा कोयले की ऊर्जा से ज़्यादा कोयले के धुएँ और कोयले की संभावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये किस्सा 1306 का है, सन 1306 का। ब्रिटेन में उस समय गर्मियों का मौसम था। ब्रिटेन के जो सामंत थे, जिन्हें नाइट्स कहा जाता था, बैरन्स कहा जाता था, बिशप्स कहा जाता था, जो लंदन से दूर गाँव में अपनी अपनी रियासतों में रहते थे, वे लंदन शहर घूमने आए थे। उन्हें बुलाया गया था लंदन। पहली बार ब्रिटेन में संसद का, पार्लियामेंट का एक्सपेरिमेंट हो रहा था और वो संसद कैसे काम करेगी, चलेगी, इसे देखने आए थे। लेकिन जब वो सामंत अपने वाहनों से, अपनी बग्घियों से और अपनी गाड़ियों से पहुँचे लंदन, तो उनका स्वागत एक अजीब सी गंध ने किया। लंदन की आबो हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, अजीब सी कसैली, आँखों को में पानी लाने वाली गंध थी, काफ़ी तीखी और चटपटी गंध। ये गंध कोयले की थी। और जितने भी नाइट्स, बिशप और बैरन्स या जो सामंत आए थे, उन्हें कभी भी इस गंध का अंदाज नहीं था। उन्हें और सारी सुगंध और दुर्गंध का अनुमान था जिस परिवेश में वो रहते थे, पर उनके लिए नई गंध थी। हुआ ये था कि जब वो आए तब तक लंदन के कारीगर, खासतौर से जो लोहार थे और धातु का काम करने वाले थे, उन्होंने
अपने एक सामान बनाने के लिए या अपनी हस्तशिल्प के लिए लकड़ी को छोड़कर एक काले पत्थर को जलाना शुरू कर दिया था। वो काला पत्थर ही कोयला था जिसका इस्तेमाल लंदन के ब्लैक स्मिथ्स और बर्तन बनाने वाले करते थे। सामंत वहाँ से आए, उनको इस धुआं धक्कड़ से इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने जाकर राजा के सामने इसका विरोध किया और कहा ये सब लंदन में क्या हो रहा है, इस धुएं में तो सांस लेना मुश्किल है। विरोध इतना हुआ कि सम्राट एडवर्ड ने, किंग एडवर्ड ने इसका इस्तेमाल रोक दिया कोयले का, कि लंदन में कोयला नहीं जलाया जाएगा। पाबंदी चलती नहीं है, बहुत असर नहीं हुआ, क्योंकि तब तक लंदन के कारीगर मूव कर चुके थे लकड़ी से और कोयले से, वो अपने बर्तन और लोहा बनाने लगे थे। सख्ती हुई, जुर्माने लगे, यहाँ तक कि किंग के आदेश पर सैनिकों ने जो फर्नेस थी, जिन भट्टियों में कोयले का इस्तेमाल होता था और धातु पिघलाई या गर्म की जाती थी, उन्हें भी तोड़ दिया। ये किस्सा वहाँ ख़त्म हो गया, पर वक्त उन सामंतों के साथ नहीं था, वक्त उस धुएं के साथ भी नहीं था, वक्त कोयले के साथ था। 200 साल ही ज़्यादा से ज़्यादा बीते होंगे। 1500 में ब्रिटेन में ऊर्जा की बड़ी किल्लत हो गई, एनर्जी की क्राइसिस थी, और ब्रिटेन वही जिसने एडवर्ड के दौर में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था, वहाँ ब्रिटेन दुनिया का पहला देश हो गया जहाँ कोयले का संगठित ऑर्गेनाइज्ड ढंग से माइनिंग शुरू हुई, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ और हर शहर में कोयले की फर्नेस जलने लगी, हर शहर में कोयले का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये जो कोयले की गंध थी और ये धुआं था, ये औद्योगिकरण की पहचान हो गया। दुनिया को बाद में इस बात से पहचाना गया कि कहाँ कितनी चिमनियाँ हैं और वहाँ से कितना धुआं निकलता है, कि शहर में कितनी चिमनियाँ हैं और उनमें जलने वाले कोयले से कितना धुआं निकलता है। पहली औद्योगिक क्रांति दुनिया में इसी कोयले के धुएं और दुर्गंध में लिपटकर हमारे सामने आई, यही धुआं था जिसके बाद। अब शुभ आप सोचें कि अगर वो कोयले पर पाबंदी हमेशा चलती रहती और बंद हो गया होता कोयला, तो हमें शायद आज कोई दूसरी दुनिया मिली होती। जो दुनिया आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इससे अलग दुनिया थी। धुएं से कोयले का रिश्ता ही कोयले के अगले चरण की चुनौती बनता है, और जहां से हम अपनी बात कोयले की वापसी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बाद बहुत आगे चले आएंगे और आगे देखेंगे कि अब क्या होता है। सर, लेकिन आपने जिस औद्योगिक क्रांति की बात की, क्या इसी का वो साइड इफेक्ट था जो धुआं, जिसकी वजह से लोगों को 500 साल बाद फिर तकलीफ होने लगी और इसके बंद करने की बातें शुरू फिर हो गई? जी, एग्जैक्टली 500 साल बाद, 521 साल बाद दुनिया को कोयले के धुएं से फिर तकलीफ हुई। लगभग वैसी तकलीफ जैसी 1306 में लंदन घूमने आए उन नाइट्स, बैरन्स और बिशप्स को हुई थी। ये धुआं तब तक इतना बड़ा हो चुका था कि दुनिया की आबो हवा को ख़त्म कर रहा था। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग आने लगी थी, ओजोन लेयर में छेद होने के खतरे थे, और पर्यावरण को ध्वस्त करने वाले पूरे के पूरे धुएं और प्रदूषण का जिम्मेदार इस कोयले को साइंटिफिक रूप से, राजनीतिक रूप से मान लिया गया। ये पिछला साल था, वो 521 साल पिछले साल हुए, जब नवंबर में ग्लासगो में, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में दुनिया के सारे देश जुटे, उसमें भारत भी शामिल था, और यह तय किया गया कि 2030 तक दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे। यानी कोयले का इस्तेमाल, थर्मल कोयले का इस्तेमाल कम से कम बिजली बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, और 2040 तक दुनिया के विकासशील देश यानी भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया में कोयले की सबसे ज़्यादा खपत करती हैं, वो कोयले का उत्पादन बंद कर देंगी। इसके बाद दुनिया में थर्मल बिजली नहीं होगी, या थर्मल बिजली होगी तो उसे ग्रीन तकनीक से बनाया जाएगा, यानी कि कोयले को साफ करने में, सल्फर कंटेंट हटाने में धुआं रहित कोयला, अगर आप व्यवहारिक भाषा में समझें तो धुआं रहित कोयले का क्या इस्तेमाल किया जाएगा। भारत और चीन इस समय सीमा से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं के पास और कुछ नहीं है बिजली के लिए। हमारी तो 70-80% एनर्जी कोयले से आती है, लेकिन दुनिया के 40 देशों ने कोयले से तौबा कर ली, और उन्होंने कहा कि 2030 के बाद हम कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे। 20 देशों ने, इनमें से 20 देशों ने शुभम यह भी तय किया कि 2022 के अंत से, यानी जिस साल में हम खड़े हैं, इस साल के अंत से दुनिया भर के बैंकर थर्मल पावर प्लांट्स को और थर्मल प्रोजेक्ट्स की फिनांसिंग भी बंद कर देंगे। यानी दुनिया के बैंक अगर माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर्ज देते हैं, थर्मल बिजली घर लगाने की परियोजनाओं में पैसा लगाते हैं, तो वो काम भी बंद हो जाएगा। नई खदानों पे काम पूरी दुनिया में रोक दिया गया, पूरी दुनिया में रोक दिया गया, भारत को छोड़कर। यही वो वक्त था जब दुनिया में कोयले के निवेश ने एक बड़ी करवट ली।
एक एंग्लो ऑस्ट्रियन माइनिंग कंपनी है रियो टिंटो, जिसका नाम काफ़ी लोगों ने सुना है। इसने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में अपनी खदान बेच दी, क्योंकि इसे पता चल गया था कि दुनिया में कोयले पर सहमति बनने वाली है। 80% हिस्सेदारी इसकी बेच दी और कोयले के कारोबार से अपने आप को अलग कर दिया। ये दुनिया की शायद पहली सबसे बड़ी माइनिंग कंपनियों में एक थी जिसने कोयले की श्रद्धांजलि की रजिस्ट्री करा दी थी, जिसने कोयले की श्रद्धांजलि लिखकर एक खत्म कर दिया था कि अब कोयला गया, अब दुनिया को बिजली के लिए कोयले के अलावा किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। सर फिर इस काले सम्राट की वापसी हुई कैसे? लोग कह रहे हैं कि किंग कोल वापस लौट रहा है, और ये किंग कोल क्यों है, इसकी वापसी बड़े दिलचस्प ढंग से होती है। ये जितनी श्रद्धांजलि सभाएं हमने ग्लासगो में कोयले पर देखी, लंबी लंबी बातें कोयले के नुकसान पर कही गई, एक किस्म की आबिचूरी थी कोयले की जो 2016, 17, 18 से शुरू हुई थी और चलते चलते पर्यावरण पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पर्यावरण संरक्षण पर सहमति बनने तक ग्लासगो तक आई। जैसे किसी भारतीय सीरियल में अचानक मरा हुआ नायक जी उठता है या किसी पुरानी फिल्मों में नायक की वापसी होती है, वैसे ही कोयला वापस जी उठा, वापस मुख्य धारा में लौट आया, जिसको श्रद्धांजलि देकर विदा कर दिया गया था उसकी। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, और जैसे ही पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, पूरी दुनिया में जो अल्टरनेट ऊर्जा की परियोजनाएं थीं या वैकल्पिक ऊर्जा की परियोजनाएं थीं, कोयले से मुक्ति की जो परियोजनाएं थीं, वो सब समुद्र में डूब गईं। पर्यावरण की सुरक्षा के दावे गए हुए किनारे पूरी दुनिया कोयला लेने दौड़ पड़ी। अब सबसे आगे वो हैं कोयला लेने में जो पिछले साल कोयले को खत्म करने की कोयले की श्रद्धांजलि सभा के निमंत्रण बांट रहे थे, जो एक कह रहे थे कि अब कोयला खत्म हो गया, इसकी श्रद्धांजलि सभा में सबसे ज़्यादा लोग सबसे कम निवेश करना चाहिए। दुनिया की 37% बिजली शुभम कोयले से आती है इस समय, जो भारत जैसे देशों और चीन का हिस्सा सबसे बड़ा है। लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा पिछले दिनों में यूरोप से बाहर था, क्योंकि यूरोस्टेट के आंकड़े बताते हैं कि 2019 तक यूरोप ने अपनी कोयले पर निर्भरता घटाकर केवल 20% कर दी थी बिजली की। 80% यूरोप की बिजली गैस या बाकी स्रोतों से आने लगी थी, जिसमें नेचुरल गैस था, जिसमें विंड एनर्जी थी, जिसमें कुछ सोलर एनर्जी थी, और नेचुरल गैस और ऑयल के साथ था। यही वजह था कि बीते एक डिकेड में नेचुरल गैस और एलएनजी की मांग करीब करीब 6% की सालाना ग्रोथ से बढ़ी, जो कि दुनिया की आर्थिक विकास दर का 2 गुना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 2.5 से 3% की ग्रोथ से बढ़ी, तो उसकी 2 गुनी गति से नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ी। ये माना जा रहा था कि 2040 तक, यानी अगले 10-12 सालों में दुनिया में नेचुरल गैस की मांग 2 गुनी हो जाएगी। अब रूस ने जैसे ही गैस आपूर्ति बंद की, जैसे उसका रेगुलेटर बंद किया, कोयले की वापसी मजबूरी हो गई दुनिया के देशों के लिए। यूरोप के देशों को 31 मार्च 2023 तक अपनी गैस की खपत 15% घटानी होगी, और उस गैस की खपत को कम करने के लिए उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल करें बिजली उत्पादन के लिए, या कोयले का इस्तेमाल करें। अब स्थिति यह है कि वो यूरोप जो 2025 तक अपने अधिकांश कोयला संयंत्र खत्म करने वाला था, बंद करने वाला था, उसने पुराने कोयला संयंत्रों के ताले खोल के जाले साफ करने शुरू कर दिए, उनको झाड़ना शुरू कर दिया है, उनमें नए सिरे से काम शुरू हो गया है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली और नीदरलैंड, इन 4 देशों ने सबसे पहले ऐलान किया कि अपने पुराने कोयला प्लांट या थर्मल बिजली पावर प्लांट दोबारा शुरू करेंगे। जर्मनी, जिसे ज़्यादा रूस की गैस की ज़रूरत है, जहाँ रूस से नॉर्ड स्ट्रीम की गैस की पाइपलाइन आती है, उसने कहा है कि उसे रूस की गैस पर निर्भरता घटा के 55% से 35% करनी है, इसलिए वो अपने थर्मल कोल के बिजली संयंत्रों में आने वाले समय में और ज़्यादा निवेश करने वाला है। ये हुई इस तरह से किंग कोल की वापसी का ऐलान अब हमारे सामने हो रहा है। और सर, ये वापसी ही है जो इतनी बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाओं की कोल की तरफ वापसी है, जिसकी वजह से आप एक बार फिर से ये सोने की तरह बिल्कुल चमक उठा कोयले की चमक अद्भुत है। और ये वो धातु है, ये वो मिनरल है जिसकी कीमतों में जिसको हाथ नहीं कोई लगाना चाहता था। वैसे भी प्रतीकात्मक रूप से अक्सर कहा जाता है शुभम कि कोयला और तेल 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कोयले की जब हम बात करते हैं तो हमारे निगाह में कोयले खदान के मजदूर आते हैं, और जब हम तेल की बात करते हैं तो हमारी निगाह में अरब शेख और सुल्तान आते हैं। दोनों को लेकर हमारी प्रतीकवाद में, हमारी प्रतीकात्मकता में अलग अलग है। लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने हमें बताया कि यूरोपीय समुदाय में कोयले की खपत 2022 में 7% बढ़ेगी, 2021 में 14% बढ़ चुकी है, क्योंकि पिछले साल जब गैस की शॉर्टेजेस शुरू हुई थी, पहली बार जब सप्लाई चेन टूटी थी और गैस की आपूर्तियां कम होना शुरू हुई थी, तब वहाँ पर कोयले की डिमांड में बढ़ोतरी हुई थी, और इस साल 7% और बढ़ेगी। पूरी दुनिया में कोयले की खपत इस साल यानी 2022 में
8 बिलियन टन हो जाएगी, जो 2013 की रिकॉर्ड कंजम्पशन के बराबर है। ये आंकड़ा हमारे सामने कोयले की डिमांड का जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हमारे सामने रखा है। ऊर्जा का पूरा परिदृश्य बदला पिछले 8-9 महीने में। अब 8-9 महीने का समय छोटा होता, पर कैसे दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था में कितने बड़े बदलाव हमने जनवरी से लेकर अभी तक देख लिए। ये शिफ्ट कितने बड़े शिफ्ट हैं जो युगों में होते हैं, वो हमने बहुत कम समय में देख लिए। इसका कोयला इसका एक उदाहरण है। इस साल मई में कोयले की कीमत $400 प्रति टन का रिकॉर्ड लेवल छू गई, जब कोयले की डिमांड बढ़ी। मई में कोयला बाजार में इस खबर से बहुत सनसनी फैली कि जापान की जो स्टील कंपनी है, निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन, जापान की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में एक है, उसने एक माइनिंग कंपनी ग्लेनकोर है, उसके साथ $375 पर टन से की दर से थर्मल कोल की सप्लाई का सौदा किया है। हमें कोल के आपके स्क्रीन पर आपको कोयले की कीमत का चार्ट दिख रहा होगा। 2020 में $50 2020 में $50 से $400 तक कोयले की कीमत पहुंच गई सिर्फ 2 साल के भीतर, जबकि भारत जैसे देशों के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कोयले की कीमत इस लेवल तक बढ़ना। Mining.com की और इन्फो रिसोर्स की ताज़ा रिपोर्ट्स जो हमारे पास हैं वो हमें बताती हैं शुभम कि दुनिया में ताज़ा खनन निवेश में, ये महत्वपूर्ण बात है, यही वो शिफ्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जो फ्रेश माइनिंग इन्वेस्टमेंट है या खनन परियोजनाओं में जो ताज़ा निवेश है, उसमें अचानक कोयले का हिस्सा कॉपर से ज़्यादा हो गया। माइनिंग की दुनिया के निवेश के पैटर्न्स में हमेशा तांबा लीड करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निवेश दुनिया की कंपनियां कॉपर खोजने में करती हैं, कॉपर के उत्पादन में करती, क्योंकि कॉपर एक ऐसी धातु है जो हर चीज़ में जिसकी जितने अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ेगी, कॉपर की डिमांड उतनी तेज़ी से बढ़ेगी। चाहे आप इलेक्ट्रिक के लिए माने, ऑटोमोबाइल के लिए माने, या गैजेट्स के लिए माने, किसी भी चीज़ के लिए माने, कॉपर सबसे महत्वपूर्ण धातु है। और कॉपर को यह माना जाता है कि वो फ्लैग बेरर है अर्थव्यवस्था में मांग का। इसीलिए कॉपर की कीमतों से दुनिया में मंदी या ग्रोथ के संकेत लिए जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि आमतौर पर जहां तांबा उत्पादन क्षमताएं बढ़ाने में, तांबे की रिफाइनिंग पर नई तकनीक लाने में निवेश होता था, उसकी जगह कोयले की खोज में और कोयले के खनन में निवेश हुआ। जबकि पिछले साल ही अब यूरोप के बैंकर्स ने तय किया था कि कोयले को अब ना कोई पैसा कोयले में नहीं लगाया जाएगा, निवेश नहीं किया जाएगा। 2022-23 में करीब $443 अरब की निवेश वाली 4,790 माइनिंग प्रोजेक्ट्स सक्रिय थी। माइनिंग प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 प्रोसेस एक साथ शामिल किए जाते हैं, माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग। इनको पूरे को माइनिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। धातु का या खनिज को निकालना, उसे साफ करना और उसे रिफाइन करना, और से प्रोडक्ट में या बेसिक जो और लेवल से निकाल कर लाना है। इनमें अब सबसे बड़ा हिस्सा कोयले का है। आज जब इस स्थिति में जब हम इसे बात कर रहे हैं, $81 अरब की करीब 1,863 परियोजनाएं कोयले की खोज और कोयले के निकालने पर केंद्रित हैं। यानी बैंकर्स का पैसा जो कोयले से आगे निकलकर लिथियम या बाकी चीज़ों में जा रहा था, वो कोयले की तरफ आने लगा। जो पूंजी कोयले से बाहर निकल गई थी, वहाँ ग्लोबल कोयला कंपनियाँ दोबारा बैंकेबल हो गई। इंडोनेशिया का किस्सा हमारे सामने सबसे इंटरेस्टिंग है, जो हमारे पड़ोस का देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है अपनी क्षमताओं के आधार पर, और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर भी है। भारत ने भी हाल में जब कोयले की इंपोर्ट की तैयारी शुरू की तो इंडोनेशिया से कोयल इंपोर्ट की बात शुरू हुई। यहाँ पर कोयले की मांग बढ़ते ही, कोयले और कीमत और मांग बढ़ते ही सिटी ग्रुप, BNP पारिबा, ईस्टर्न चार्टर्ड बैंक ने कोल इंडस्ट्री को दोबारा कर्ज देना शुरू कर दिया। जहाँ इंडोनेशिया की कोल इंडस्ट्री कर्ज के लिए फिलहाल तरस रही थी पिछले कुछ सालों से, क्योंकि कंपनियों को लगता था कि ये तो बैड इन्वेस्टमेंट है, ये तो इन्वायरमेंटली डैमेजिंग इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पैसा हमें नहीं लगाना चाहिए। जनवरी में इनका कर्ज, जो आंकड़े हमारे पास जनवरी तक के हैं, इनका कर्ज इंडोनेशिया की कोल इंडस्ट्री को करीब 27% बढ़ा है। और हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि एशिया को कोयले की आपूर्ति के लिहाज से इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है। यानी कोयले के साथ कोयला अपनी नज़दीकी भूगोलों से ही मंगाया जाता है, क्योंकि उसकी अपनी कार्टेज कास्ट होती है, लाने की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है। तो इंडोनेशिया कोल सप्लाई हब है एशिया का। एशिया के देशों को इंडोनेशिया से कोल का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। अमेरिका को कोयले का स्विंग प्रोड्यूसर माना जाता है, जैसे सऊदी अरब को तेल का स्विंग प्रोड्यूसर माना जाता है। अमेरिका की में माइनिंग क्षमताओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच कोयले की आपूर्ति को लेकर और
कूटनीतिक मामलों में तनाव हुआ था और आज चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। हमें याद होगा प्रसिद्ध दौर था जब बिजली की कीमतें चाइना में बढ़ी थी, चाइना की सरकार ने इंटरवीन किया था। उसके बाद से अमेरिका का कोयला एक्सपोर्ट 26% बढ़ गया। यानी जो देश दुनिया में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को लीड कर रहा था वो इस हाई पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल का एक्सपोर्ट करने वाला प्रमुख देश हो गया और उसका एक्सपोर्ट 26% बढ़ा है। सर, ये बात हो गई अमेरिका की, इंडोनेशिया की। भारत चीन की क्या स्थिति है इस बाजार में? 2022 तक शुभम दुनिया के कोयले की सप्लाई चेन में निवेश 115 अरब डॉलर पहुंच गया और यह मैक्सिमम निवेश चीन और भारत का था। यानी भारत और चीन और उसके आसपास के सप्लाई चेन में, चाहे वो कोयले की उत्पादन क्षमता बढ़ाना हो, चाहे आपूर्ति क्षमता बढ़ाना हो, चाहे प्रोसेसिंग बढ़ाना हो, इसमें 80 अरब डॉलर का जो निवेश था वो चीन और भारत ने किया। मैक्सिमम निवेश चीन ने किया। दरअसल भारत में कोयला क्षेत्र में नई परियोजनाओं पर निवेश सीमित था। अगर वो होता तो हम कोयला इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो चीन ने सबसे बड़ा निवेश किया। IEA की रिपोर्ट बताती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि कोयले की कीमत जब बढ़ना शुरू हुई, जिसका चार्ट हमने आपको दिखाया, उसके बाद सबसे बुरा झटका भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं को लगा। रूस, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया कोयले के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं और दक्षिण अफ्रीका, कनाडा इसके बाद आते हैं। तो अगर आप 5 देशों को गिने तो इन 5 देशों से मैक्सिमम कोयले का निर्यात एक्सपोर्ट होता है। चीन, जापान और भारत इस समय अब दुनिया में कोयले के सबसे बड़े इंपोर्टर हो गए हैं, क्योंकि इस बढ़ी हुई कीमत के बाद भी चीन और भारत के पास महंगा कोयला खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन एक दिलचस्प नई एंट्री इस बाजार में ये होने वाली है कि यूरोप अब अगला हिस्सा बनेगा जो कोयले का इंपोर्ट करेगा। भारत और चीन की खपत दुनिया की टोटल खपत की 2 गुनी है। यानी पूरी दुनिया जितना कोयला इस्तेमाल करती है, भारत और चीन मिलके अकेले उतना उसका 2 गुना कोयला इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की आधी कोयला डिमांड चीन से निकलती है। 2021 में जब चीन में बिजली संकट आया था और बिजली की कटौती हुई थी और खनन कंपनियों के लिए कीमत बढ़ाने पर, कोयले की कीमत बढ़ाने पर चीन की सरकार ने रोक लगाई थी। उसके बाद से चीन की सरकार ने अपनी नीति बदली है, कोयले का उत्पादन बढ़ाया है और बिजली उत्पादन के लिए सस्ते कोयले का आयात शुरू किया है। अब चीन बदली हुई ऊर्जा परिस्थिति में दुनिया के कोयले के बाजार में बहुत बड़ा और मजबूत प्लेयर बन के सामने आया है। चीन की 65% बिजली करीब कोयले से आती है। चीन के पास अपना कोयले का बड़ा रिजर्व है, जैसे भारत के पास भी कोयले का बड़ा रिजर्व है। लेकिन पिछले दिनों में चीन ने इस रिजर्व में निवेश रोक दिया था, पर चीन में कोयले की परियोजनाओं में नया निवेश किया जा रहा है ताकि आपूर्ति बढ़ाई जा सके। भारत की कहानी हमारे सामने है, जिस पर हम लोग लगातार इकोनॉमिकम में और मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे। दुनिया का दूसरे सबसे बड़े आयातक के तौर पर शामिल भारत में इस साल फरवरी में कोयला संकट आया। देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी जो कि कोल इंडिया थी, वो सप्लायर की जगह, प्रोड्यूसर की जगह इंपोर्टर बन गई। NTPC जो देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी थी, उसने भी कोल का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। कोयले की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद जून 2022 में भारत में कोयले का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ, 25 मिलियन टन का इंपोर्ट हुआ। यानी पिछले साल इसी अवधि में 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट हमने देखा। अब भारत की चुनौती है कि भारत को अपनी ज़रूरतों के लिए कोयले का आयात और ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि पिछले साल तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा जा रहा था कि 2022 से भारत थर्मल कोयले का इंपोर्ट बंद कर देगा। लेकिन अब हम बिल्कुल उल्टी परिस्थिति में हैं। भारत रिकॉर्ड इंपोर्ट कर रहा है, यानी रिकॉर्ड आयात कर रहा है। IEA का आंकड़ा मैं देखने की कोशिश कर रहा था, वो ये बता रहा है कि इस साल भारत में कोयले की डिमांड करीब 7 से 10% तक बढ़ेगी। अभी डिमांड या तो कोल इंडिया का उत्पादन बढ़ाकर पूरी की जाएगी या इंपोर्ट से पूरी की जाएगी। कुल मिलाकर दोनों परिस्थितियों में कोयले पर फोकस या कोयले पर निवेश आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोल इंडिया से उत्पादन बढ़ाया जाना है तो कोल इंडिया को नई खदानों में निवेश करना होगा, पुरानी खदानों को बेहतर ढंग से उत्पादन के तौर पर लाना होगा और घरेलू स्तर पर कोयले का उत्पादन बढ़ाना होगा। नहीं तो बिजली की डिमांड को देखते हुए भारत कोयले के आयात पर अपनी निर्भरता बढ़ाता जाएगा, जिसका खतरा हमें मौजूदा हालत में दिख रहा है। आपकी बात सुनकर लग रहा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तैयारी कुछ और करने की हो रही थी और हो कुछ और गया। ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को ख़त्म करने वाले देश वाली दुनिया के लिए बिल्कुल सच में ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। जो देश दुनिया में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो इस साल कोयले से रिकॉर्ड बिजली के उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। इस साल
कोयले से बिजली के उत्पादन में 9% की बढ़ोतरी होगी और ये 10,350 टेरावाट तक पहुंच जाएगा। यानी दुनिया में जो बिजली हमें कोयले से शिफ्ट करके नेचुरल गैस पे या विंड एनर्जी पे ले जानी थी, वो सब वापस कोयले पे पहुंच गई और कोयले पे रिकॉर्ड बिजली उत्पादन होगा। अच्छा, कोयले के साथ सबसे बड़ी बात यह, और क्यों कोयले की गंध उन बिशप और बैरन्स ने 1305 में महसूस की थी और 521 साल बाद ग्लासगो में सबसे पहले कोयले को रोकने पर सहमति बनी दुनिया के देशों के बीच में पर्यावरण की दृष्टि। उसकी वजह यह है कि दुनिया में कोयला सबसे अधिक कार्बन इंटेंसिव फॉसिल फ्यूल है। कार्बन कंटेंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव, या अगर हम हिंदी में कहें कि जीवाश्म ईंधन है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। पेरिस समझौते में इसीलिए इस बात का लक्ष्य रखा गया था कि अगर कोयले की खपत को घटाया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम आज सूखा और बाढ़ और पर्यावरण में बहुत सारी अस्थिरताएं देख रहे हैं। इसीलिए यूरोप के अमीर देशों को 2030 तक और विकासशील देशों को 2040 तक कोयले की खपत को ख़त्म करना था, जिससे कि दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हमने 1.5% तक देखी है उसे कम करने की ज़रूरत थी। अब लेकिन तमाम हिकारत, लानत, मलामत के बाद कोयला फिनिक्स की तरह या ताकतवर होकर वापस लौट आया है। बारबरा फ्रेजी ने अपनी किताब में लिखा है, बड़ी दिलचस्प किताब है बारबरा फ्रेजी की, कोल ह्यूमन हिस्ट्री में लिखती हैं कि कोयले को, जैसा मैंने कहा ना कि कोयले को बाकी जीवाश्म ईंधनों की तुलना में उतनी इज्जत नहीं मिलती। इसका तेल इसका सहोदर है, इसका पार्ट है। वैसी जब हम तेल की बात करते हैं तो हमारे जहन में समृद्ध अर्थव्यवस्थाएँ, अरब देश नज़र आते हैं, और जब हम कोयले की जिक्र करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी निगाह में वो काले चीकट कपड़ों में काम करने वाले कोयले के मजदूर और वो दिखाई देते हैं। लेकिन इतिहास इतना जालिम नहीं है कोयले को लेकर। कहते हैं कि शुभम, जब रोमन सेना ने ब्रिटेन पे आक्रमण किया तो कोयला ब्रिटेन में उनके लिए सबसे दिलचस्प चीज़ थी। जब रोमन्स ब्रिटेन पहुँचे, इसे तराश के गहने बनाए जाते थे क्योंकि सॉफ्ट स्टोन था। रोमन्स ने अपने इतिहास में इसे बेस्ट स्टोन के तौर पर दर्ज किया और उन्होंने कहा कि बेस्ट स्टोन है क्योंकि ये गहना भी था और ईंधन भी था। इसे आप सजा भी सकते थे और इसे ईंधन भी बना सकते थे। और अगर आप रोमन इतिहास के आख्यान और रोमन इतिहासकारों को पढ़ें तो उनके कहानियों में, उनके आख्यानों में कोयले का बार बार जिक्र आता है। रोमन कोयले को गाजेट कहते थे, उनके लिए शब्द था गाजेट था, यानी ठोस काले रंग का शुद्ध खनिज, शुद्ध। और यही संज्ञा बाद में शुद्ध काले रंग को बताने के लिए इस्तेमाल होने लगी, जिसको जेट ब्लैक कहते हैं हम, कि शुद्ध काला रंग जो जेट ब्लैक है। रोमनों ने कहते हैं कि इसे पहली बार जलाना शुरू किया और दस्तकार इसके इस्तेमाल से औजार और उपकरण बनाते थे। एक और दिलचस्प किस्सा यह है कि लंदन से 156 किलोमीटर दूर एक जगह है बाथ, वहाँ रोमन इतिहास के कई सारे स्मारक मौजूद हैं। कहते हैं कि वहाँ पे बुद्धि की देवी मिनर्वा का एक मंदिर था, जहाँ कोयले से लंबे समय तक एक ज्योति जलती थी जिसका दर्शन करने लोग जाते थे मिनर्वा के मंदिर के कारण। तो कोयला उलट पलट होकर इतिहास को दोहरा कर वापस उस मुख्य धारा में लौट आया, जिस मुख्य धारा से उसे निकालने का फैसला किया गया। सर, अब आगे की राह कैसे दिखती है? हाँ, आगे की राह के लिए दुनिया की ऊर्जा उलझन दूर करने के लिए तो फिर मिनर्वा की कृपा ही चाहिए, जो कि ग्रीक आख्यानों में बुद्धि की देवी है। अब कोयला तो रहेगा, नहीं जा रहा है। इसे साफ करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पूंजी झोंकनी पड़ेगी। अगर दुनिया को आबो हवा को साफ सुथरा रखना है, उसे धुआं रहित कोयला रखना है, तो पर्यावरण को सुरक्षित करने और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लक्ष्य दुनिया को अगर पाने हैं तो उसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा धुआं रहित कोयले को तैयार करने के लिए और धुआं रहित कोयले की ऊर्जा बनाने के लिए। जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 1 टन कोयले को साफ करने के लिए, यानी जिसको कि पर्यावरण की भाषा में CO2 कैच कहा जाता है, उसमें $100 से $150 प्रति टन का खर्चा आ सकता है 1 टन कोयले को साफ करने के लिए, जिससे कि वो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो जाए और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी ना करे। अब ग्लोबल कार्बन कैप्चर एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये मानता है, उसका एक अध्ययन है, वो मानता है कि कोयले को साफ करने के लिए दुनिया को हर साल $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर उसे बिजली चाहिए, और 20 साल में करीब करीब 650 बिलियन से $1.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कोयले की क्लीनिंग के लिए।
यानी विकल्प डिफिकल्ट है, या तो आप धुआं चुनेंगे या महंगी बिजली चुनेंगे, क्योंकि अगर $650 बिलियन और $1.5 ट्रिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, $100 अरब हर साल का इन्वेस्टमेंट है, तो ये सीधा इन्वेस्टमेंट बिजली की लागत बढ़ाकर हमारे आपकी जेब तक आएगा। और भारत जैसे देश जहाँ मैक्सिमम अधिकांश बिजली कोयले से आ रही, और उसे अगर पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कमिटमेंट किए हैं उनको पूरा करना है, तो उसे कोयले की एनर्जी की ग्रीनिंग करनी पड़ेगी, उसकी ग्रीनिंग में निवेश करना पड़ेगा, और वो पैसा, वो बिजली की कीमत हमारे सामने बढ़ेगी। तो या तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें यही गंदी कोयले की धुएं वाली ऊर्जा झेलनी पड़ेगी, या हमें कोयले को साफ करने के लिए ज़्यादा निवेश करनी होगी। और इन दोनों के बीच में चुनाव बहुत आसान होने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो ये पूरी कोयले की कहानी कहाँ से परिचय हुआ, कैसे जाने की तैयारियां हो रही थी, फिर लौट के आ गया, लौट के आया तो और ज़्यादा चमकदार हो गया, और अब आगे इसके बिना फिलहाल जिंदगी ऊर्जा की बातें संभव नहीं है। तो ये थी आज की अर्थात की पेशकश, खास पेशकश जो कोयले पर केंद्रित थी। अब बारी आपके सवालों के और अंशुमान जी के जवाबों की। सर, जेंजू कोरिटा का एक सवाल आया, वो ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध क्यों कर रहा है? क्या आर्थिक सुधार ये गलत दिशा में है? आप इसके लिए हमारा मनी सेंट्रल का एपिसोड देखें, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है पिछले सप्ताह में रिजर्व बैंक के प्राइवेटाइजेशन वाले पेपर को लेकर। रिजर्व बैंक का ये मानना है, हालांकि रिजर्व बैंक ने उसको अपना पेपर नहीं माना है, एक अपने स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय मानी है, पर रिजर्व बैंक का ये रुख थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर रिजर्व बैंक ने खुलकर प्राइवेटाइजेशन के कार्यक्रम पर इस तरह से सवाल नहीं उठाए, परोक्ष रूप से कहें या प्रत्यक्ष रूप से कहें। रिजर्व बैंक की अपनी आपत्तियां रही हैं, रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्वेशंस रहे हैं पिछले गवर्नर्स की तुलना में भी। रिजर्व बैंक का तर्क ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता तो उसे ग्रेजुअली किया जाना चाहिए, बिग बैंग नहीं किया जाना चाहिए। और रिजर्व बैंक के तर्क हैं कि भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स उतनी खराब स्थिति में नहीं हैं जैसे वो पहले की स्थिति में थे। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की वजह सरकार के लिए सिर्फ यही नहीं है कि उसे बैंकों को एफिशिएंट करना, क्योंकि एफिशिएंसी के पैमाने पर रिजर्व बैंक का वो पेपर बताता है कि भारतीय बैंक प्राइवेट बैंकों के बराबर ही एफिशिएंसी में। सरकार की चुनौती यह है कि उसे बजट घाटा पूरा करने के लिए बैंक बेचने हैं, उसे उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके उससे पूंजी लेनी है, जो कि जिससे कि सरकार का घाटा पूरा हो सके। तो अब भारत का बैंकिंग रेगुलेटर कुछ दूसरी राय रखता है, अनौपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से उसने अपने आप को इससे अलग किया है, और सरकार कोई दूसरी राय रखती है। अंततः पॉलिसी मेकर के तौर पर या बैंकों की मालिक के तौर पर राय किसकी प्रिवेल करेगी? सरकार की। बिल्कुल सरकार की, क्योंकि सरकार बैंकों की मालिक है, बैंकों में प्रमुख हिस्सेदारी है और बैंकों में सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। तो अगर सरकार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पे आगे बढ़ेगी तो रिजर्व बैंक को उस पर सहमत होना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो रिजर्व बैंक को खंडन जारी करना पड़ा। रविंद्र विश्नोई का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि आपका जो विश्लेषण है रेवड़ियों पर वो एकदम निष्पक्ष विश्लेषण है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन आगे उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि सर, सुप्रीम कोर्ट, सरकार और चुनाव आयोग तीनों बैठ भी गए और सब्सिडी खत्म को कम करने के लिए या मुफ्तखोरी जन कल्याण स्कीमों को खत्म करने के लिए कोई कानून बन भी गया, तो उसको लागू करना आसान होगा क्या? कुछ लोग 10-15% लोग उसका विरोध करने लगेंगे, आंदोलन कर देंगे। कानून बनेगा इस बात की संभावना भी मुश्किल है, क्योंकि कानून तक बात जाएगी ये पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ये कहा है कि ये तीनों प्रमुख संस्थाएं मिलकर बताएं। कानूनी तौर पर जैसा हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की, और आपका बहुत धन्यवाद आपकी समीक्षा और टिप्पणी के लिए, हम लोगों ने इस चर्चा में जैसे कहा कि तरीका यह हो सकता है कि राज्य सरकारों के बजट के रेशियो तय कर दिए जाए, उस रेशियो में उन्हें ये छूट दी जाए कि वो क्या करना चाहते हैं। जैसे एक बड़ी चर्चा मुझसे जब इस कार्यक्रम को देखने के बाद कई लोगों का फ़ोन आया, तो किसी ने पूछा कि साहब, शिक्षा पर सब्सिडी सही है, स्वास्थ्य पर सब्सिडी सही है, उचित है, उसे उचित सब्सिडी माना जाना चाहिए, मेरिट सब्सिडी माना जाना चाहिए। अब मैंने कहा कि अगर शिक्षा पर किताबें सस्ती रखना सही है, तो फिर लैपटॉप सस्ता रखना भी सही है, क्योंकि अगर आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आप फिर स्मार्टफोन भी दे सकते हैं, फिर आप लैपटॉप भी दे सकते हैं, फिर इंटरनेट के मुफ्त कनेक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग डिजिटल एजुकेशन की तरफ जाएं, फिजिकल एजुकेशन की तरफ। तो ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है। ये हर राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए कि वो शिक्षा में सस्ती फीस देना चाहती है, सस्ती किताबें देना चाहती है, वो सस्ते तक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स उपकरण देना चाहती है। और ये बहस, लेकिन फिर भी ये बहस होनी जरूर चाहिए, ताकि हमें कम से कम ये पता तो चले कि हो क्या रहा है। तो ये थे आज आपके सवालों के जवाब। अब बात आपकी इनकम की। सर, इनकम के सेगमेंट में आज आप कौन से शो के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं? इकोनॉमिकम में हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण शो हैं, जिन्हें आप करीब से देखकर, जिन्हें आप रेगुलर देखकर और उनके को नियमित फॉलो करके उनके बारे में जान सकते हैं।
एक महत्वपूर्ण शो है जिसे आपने शायद, अगर आप मनी9 का ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तो आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। वो शो है म्यूचुअल फंड सेंट्रल। म्यूचुअल फंड सेंट्रल को हम महीने में एक बार लेकर आते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड का निवेशक आमतौर पर स्टॉक मार्केट के निवेशक की तरह रोज अपने भाव में उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। महीने में एक बार म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने एनएवीज को अपडेट करती हैं, और उस आधार पर हम आपको बताते हैं कि आपकी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी सही है कि नहीं सही है। और अपने तरीके का पहला शो है जो आपको किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी मेन लाइन टीवी चैनल पर, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पर, बिजनेस न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा, जो इतनी बेबाकी के साथ आपको यह बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड निवेश इस महीने सही था या गलत था, आप नुकसान में थे या फायदे में थे, और वो सारी चीजें जो आपके एसआईपी पर सही रिटर्न के लिए जरूरी हैं। तो यदि आप पूरे हफ्ते पूरे महीने अपने निवेश की चिंता नहीं करते, जरूरत भी नहीं है आपको, टीवी की स्क्रीन पर दिमाग खपाने की जरूरत भी नहीं स्टॉक मार्केट के रोज के रेट्स देखकर, आप सिर्फ महीने में एक बार म्यूचुअल फंड सेंट्रल देख लीजिए और ये देख लीजिए कि आपके निवेश की सेहत का रिपोर्ट कार्ड कहां है, और इससे आपको आने वाले समय में अगली बार अपने फंड मैनेजर से बात करके क्या पूछने की जरूरत है कि भाई मुझे निवेश रखना है या बदल देना है। बिल्कुल, हर महीने की 21 तारीख को ये शो आता है। तो इस महीने का शो अभी 2 ही दिन पहले आया है। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको तत्काल देख डालिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड सेंट्रल आपकी जेब के लिए सबसे ज़रूरी जो शो हैं मनी9 के, उनमें से एक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर, किस्सों के सिक्के की कहानी कहाँ से चुनी है आपने, किस दौर की कहानी है? किस्सों के सिक्के की कहानी शो में इस बार मैं खोजने की कोशिश कर रहा था। किस्सों के सिक्के में बहुत सारे विषय हमारे आंखों के सामने आते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हुआ ये कि इस बार हमने देखा कि अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स 15% का कॉर्पोरेट टैक्स लगाया बाइडेन ने। इतना झगड़ा हुआ कि 50-50 के वोट से सीनेट पे वोट पड़ा, और उपराष्ट्रपति नैंसी पेलोसी के वोट से यह फैसला हुआ, तब डेमोक्रेट उस बिल को पास करा ले जा पाए। तो अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में कंपनियों पर टैक्स लगाने और ना लगाने को लेकर लड़ाई का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। ये हर्बर्ट हूवर के ज़माने से शुरू होता है और डोनाल्ड ट्रंप तक आता है। हर राष्ट्रपति के दौर में अगर रिपब्लिकन है तो वो टैक्स कम करेगा और डेमोक्रेट है तो वो टैक्स बढ़ाएगा। पर यह किस्सा हो सकता है आपकी जानकारी में हो, पर आपकी जानकारी में एक वित्त मंत्री का, इसी झगड़े के बीच में एक वित्त मंत्री का किस्सा नहीं होगा जो अमेरिका के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रख्यात वित्त मंत्रियों में गिना जाता है, लेकिन अंततः उसे टैक्स चोरी में पकड़ा गया, उसे जेल जाना पड़ा। कौन था वो वित्त मंत्री, किस राष्ट्रपति के साथ वो वित्त मंत्री था, कैसे उसने उस राष्ट्रपति को समझाया और अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन्स के सबसे बड़े दबाव टैक्स रेट को कम करने का रोका, लेकिन फिर कैसे उसका पतन हुआ, कैसे क्षरण हुआ। ये दिलचस्प किस्सा उस वित्त मंत्री के बारे में है जिस वित्त मंत्री ने अमेरिका की टैक्स पॉलिसी बनाई और बाद में उसे दुनिया में टैक्स हेवंस में पैसा रखने का दोषी पाया गया। हम इस बार किस्सों के सिक्के में मिलेंगे उस अमेरिका के इस प्रख्यात और कुख्यात वित्त मंत्री से। चलिए, तो अब आप इस बार अमेरिका के एक ऐसे वित्त मंत्री से मिलेंगे जो प्रख्यात भी है और कुख्यात भी है। सर, बस चलते चलते एक वेब सीरीज के बारे में और बता दीजिए। पिछली बार हमने किताब के बारे में चर्चा की थी। 2 किताबें आपके पास पढ़ने के लिए हैं। इस बार अगली बार हम एक नई किताब लेकर आएंगे। कुछ नई किताबें हमारे पास ट्रांजिट में हैं जो आ रही हैं, जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। एक दिलचस्प सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर, लास्ट पायरेट किंगडम। दिलचस्प सीरीज़ है। अक्सर आमतौर पर हम समुद्री डाकुओं के बारे में फिल्मों में देखते हैं और हमारी कल्पनाओं में समुद्री डाकू होते हैं। डाकुओं की बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं। इनकी ये वास्तविक इतिहास का हिस्सा थे और इन समुद्री डाकुओं ने एक अपनी रियासत, अपना गणतंत्र भी बनाया था। कैसे दुनिया की महाशक्तियों ने एक दूसरे को हराने के लिए पायरेट्स की एक पूरी फौज खड़ी की थी और वो पायरेट्स की फौज एक देश की तरफ से दूसरे देश पर हमला करती थी। दिलचस्प किस्सा है दुनिया के पायरेट्स का, उन बड़े नामवर पायरेट्स का जिनके नाम पर मूवीज़ बनी, जिनकी जो प्रतीक के तौर पर हैं उनके बारे में अगर आपको जाना तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज ज़रूर देखिए, लास्ट पायरेट्स किंगडम। इससे आपको दुनिया के इतिहास का एक बड़ा अंधेरा लेकिन बहुत ही दिलचस्प हिस्सा पता चलेगा। तो 3 चीज़ें हो गई आपके लिए। एक तो आपको ये सीरीज़ देखनी है, दूसरा आपको म्यूचुअल फंड सेंट्रल देखना है जो इस महीने की 21 तारीख को आ चुका है, और तीसरा किस्सों के सिक्के में आप अमेरिका के एक ऐसे वित्त मंत्री से मिलेंगे जो प्रख्यात है कुख्यात है। तीनों चीज़ें आपको इस वीकेंड पर देख लेनी है। फिलहाल आज के इकोनॉमिकम में इतना ही। अपने सवाल, अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजिए। सर, आपका ही बहुत शुक्रिया। अगली किस्त का इंतजार रहेगा अर्थात की।
आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया इकोनॉमिकम देखने के लिए। चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं, अगर ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मनी सेंट्रल हो, इकोनॉमिकम हो या म्यूचुअल फंड सेंट्रल, हर शो यूट्यूब से पहले आपको मिल रहा है अब मनी 9 के मोबाइल ऐप पर, और कुछ शो ऐसे हैं एक्सक्लूसिव जो केवल आपको मनी 9 के मोबाइल ऐप पर ही मिल रहे हैं। तो तत्काल बिना देरी करे डाउनलोड कीजिए मनी 9 का ऐप। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।